देखकर। डॉक्टर सुमत कुमार जैन हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपने श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय में रहते हुए, जहाँ से हमारे प्रोफेसर डॉक्टर वीर सागर जी, हमारे प्रोफेसर अनिकांत जी और मैं भी वहीं का छात्र रहा हूँ, तो वहीं से हमारे डॉक्टर सुमत कुमार जी रहकर उन्होंने शास्त्री का अध्ययन किया है। आपने प्राकृत और जैनागम में आचार्य एमए करके जैन दर्शन से आचार्य किया, संस्कृत से एमए किया और प्राकृत लैंग्वेज में आप नेट और जेआरएफ हैं। आपके द्वारा 5 पुस्तकों का संपादन हुआ और अनेक शोध पत्र आपके द्वारा लिखे गए, शोध प्रबंध आपके द्वारा लिखे गए। अनेक पुरस्कारों से आप समय समय पर सम्मानित हुए हैं, जिनमें से प्रमुख 2002 में आप बेस्ट स्टूडेंट रहे, 2005 में आपको एक विशिष्ट पुरस्कार नई दिल्ली में प्राप्त हुआ, 2009 में स्वयंभू पुरस्कार से आप सम्मानित किए गए, 2012 में महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन अवार्ड, ये बुद्ध स्टडीज के लिए जो दिया जाता है, इससे आप सम्मानित किए गए, 2015 में पंडित गोपाल दास बरैया पुरस्कार से आप सम्मानित किए गए और 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेसिडेंट अवार्ड महर्षि बादरायण सम्मान आपको प्राप्त हुआ। वर्तमान में आप उदयपुर में डिपार्टमेंट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृत मोहन सुखाड़िया विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। वर्तमान में अभी इस सभा में, इस संगोष्ठी में आप शौर सैनी प्राकृत और आगम साहित्य इस विषय के माध्यम से हम सभी विद्यार्थियों को यहाँ लाभान्वित करेंगे। मैं बिना कोई विलंब किए आदरणीय डॉक्टर सुमत कुमार जी को आमंत्रित करूंगा, वे आए और अपने व्याख्यान के माध्यम से इस विषय पर प्रकाश डालें। और सभी विद्यार्थियों से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया व्याख्यान के बीच में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इस कारण से आप अपना माइक अनम्यूट रखें। अंत में आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा। गलती से भी अपनी स्क्रीन को शेयर ना करें, प्रेजेंट पर क्लिक ना करें, जिससे निर्विघ्न रूप से व्याख्यान चलता रहे। डॉक्टर सुमत कुमार जी। सुमत जी प्रारंभ करें, इसके पहले मैं 2 शब्द कहना चाहता हूं। हमारे डॉक्टर सुमत कुमार जैन बहुत होनहार युवा मनीषी हैं। जैन दर्शन के साथ साथ आपको प्राकृत भाषा व्याकरण का बहुत अच्छा अभ्यास है और जैसा कि हमारे ऋषभ जी ने इनका परिचय, विशेष परिचय हमको दिया है। अभी एक नई कृति गाहारण्य कोश में यहाँ दिखा रहा हूँ, इन्होंने मुझे भेंट में दी थी। बहुत सुंदर कृति है, इसका संपादन भी इन्होंने किया है और ये राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से प्रकाशित हुई है। पांडुलिपि का संपादन करना कितना कठिन कार्य होता है आप सभी जानते होंगे। इन्होंने बड़े अध्यवसाय से, बड़े परिश्रम से कार्य किया है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा विषय है शौर सैनी प्राकृत भाषा और उसका आगम साहित्य, ये आज हम लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे शास्त्री और आचार्य की कक्षाओं में अनेक आगम ग्रंथ हमें पढ़ाए जाते हैं जो शौर सैनी प्राकृत भाषा में है, तो हम लोग उसका महत्व समझे। हमारे कोर्स में भी है शौर सैनी प्राकृत आगम, तो सभी विद्यार्थी इसको गौर से सुने, क्योंकि हमें शौर सैनी भाषा का क्या परिचय है वो समझ में आएगा उसके आगम का। और दूसरा, हमारा जो विशिष्टाचार्य का कोर्स है, एमफिल का कोर्स है, उसमें अलग से जो जैन साहित्य का पत्र है उसमें शौर सैनी आगम परंपरा एक पूरा 2 यूनिट है उसके, तो ये उससे भी संबंधित है। और तीसरा, हमारे जो डिप्लोमा के विद्यार्थी हैं उनका तो एक पूरे सत्र में एक स्वतंत्र पेपर प्राकृत साहित्य और भाषा के ऊपर था, तो ये विषय उससे भी संबंधित है। इसलिए आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और मैं सुमत जी को निवेदन कर रहा हूं, उनका अभिनंदन करते हुए, कि वे अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। सर, आप अपना माइक वहां से अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। मैं अपनी बात आचार्य कुंद देव रचित पंचास्तिकाय के मंगलाचरण से अपनी बात प्रारंभ करूंगा।
इंद सदवंदियाणम तिहुवण हृदय मधुर विशद वक्काणम अंतातीद गुणाणम नमो जिणाणम जिदे भवाणम। परम सम्मानीय अध्यक्ष प्रोफेसर बीर सागर जी, आदरणीय भाई साहब, सम्मानीय आदरणीय प्रोफेसर अनेकांत जी, आदरणीय शर्मा जी भी हैं, शर्मा जी नहीं जुड़े क्या अभी? कुलदीप जी शर्मा जी भी अभी शायद है नहीं, और भी हमारे सभी प्रिय विद्यार्थियों जो इस वास्तव इस ज्ञान यज्ञ में कितना कुछ प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं अपनी तरफ से हार्दिक आपका अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत करता हूं। वास्तव में यह एक ज्ञान का यज्ञ, ऐसा यज्ञ है जिसमें सभी हमारे विद्यार्थी भी कुछ जुड़े हुए हैं। बनारस से आदरणीय डॉक्टर आनंद जी भी जुड़ गए हैं। मैं अपनी बात सौरसेनी प्राकृत भाषा और उसका जो आगम साहित्य है, इसके संबंध में अपनी चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम तो हम यह वास्तव में जान लें कि जो प्राकृत साहित्य है, उसके जो एक आगम साहित्य की जो विधा है, इसका प्रारंभ कहाँ, कैसे, किस रूप में हमारे विद्वानों ने, मनीषियों ने उसको स्वीकृत किया है, इस संबंध में मैं थोड़ी सी बात करके भूमिका स्वरूप आपको उसकी आगे चर्चा करूंगा। आगम की जब चर्चा करते हैं तो आगम है क्या, आगम का मतलब क्या है? तो आगच्छति परंपराया वा आगम, माने जो परंपरा से आया हुआ है उसको आगम कहते हैं। दूसरी बात अपन बोलते हैं आप्त वचनम आगम, जो आप्त का वचन है वास्तव में वो आगम है। वो आप्त कैसे हैं आप लोग सब जानते हैं, आप लोग जैन दर्शन के विद्यार्थी हैं और उससे आपने आप्तमीमांसा ग्रंथ को भी अध्ययन किया ही है कि एक जो आप्त पुरुष होता है वो किस तरह से, कैसे बीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी व्यक्ति ही और जिसकी वाणी निर्दोष होती है, वही वास्तव में आप्त की कोटि में आता है और उसके द्वारा जो रचित शास्त्र होते हैं उन्हें आगम की कोटि में ग्रंथ किया जाता है। जब हम देखते हैं प्राकृत साहित्य की ओर हमारा रुझान जाता है तो हम देखते हैं उसके डिवीजन तीन तरह से भारतीय विद्वानों ने उसके किए हैं कि एक तो प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत प्राकृत को स्वीकार किया है, उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत प्राकृत को स्वीकार किया है, और तीसरा जो अर्वाचीन साहित्य है, अर्वाचीन युग है, उसके अंतर्गत प्राकृत को स्वीकार किया। जब हम चर्चा करते हैं प्राचीन युग में, जहां वेद की बात आती है, वहां छांदस की चर्चा करते हैं, वहां हमारी जो लोक भाषा प्राकृत है उस रूप में वहां विद्यमान थी, जैसे कप्त भाषा के रूप में हम स्वीकृत करते हैं। इसकी प्रमाणिकता क्या है? इसकी प्रमाणिकता के लिए अनेक विद्वानों ने जो प्रमाणिकता दी है कि कुछ ऐसे शब्द हैं, करीब आचार्य डॉक्टर नेमिचंद शास्त्री ने करीब 200-250 शब्द ऐसे निकाले हैं वेदों से, जो कहीं ना किसी रूप में प्राकृत से ही सिद्ध होते हैं। वो अन्य कहने का मतलब एक है जो लोक भाषा में प्रचलित शब्द थे। और दूसरा जो मध्ययुगीन प्राकृत है, वास्तव में वो प्राकृत का स्वर्ण युग है, प्राकृत साहित्य की रचना का युग है। उसमें जब हम देखते हैं कि जो आर्ष प्राकृत के अंतर्गत तीन तरह की चर्चा, तीन प्राकृत की बात उसमें आती है। एक इसमें जिसमें पाली है, अर्धमागधी है और स्वरसेनी है। तो अर्धमागधी और स्वरसेनी जैन परंपरा में, ये दोनों अर्धमागधी परंपरा और स्वरसेनी परंपरा को स्वीकृत किया है। सब आप लोग सभी परिचित ही हैं कि अर्धमागधी परंपरा अर्थात श्वेतांबर आगम परंपरा कही जाती है और स्वरसेनी परंपरा अर्थात दिगंबरों की परंपरा कही जाती है। ये लोग सामान्य रूप से आप सब जानते हैं। अब चर्चा आती है कि वास्तव में स्वरसेनी है क्या, और जो विभिन्न प्रकार की जो वाचनाएं हुई, वाचनाओं के माध्यम से किस तरह से यह परंपरा, कहते हैं कि जब तीर्थंकरों की वाणी जो अर्थ रूप में जो उन्होंने बताई, प्रतिपादित की, उसको गणधरों ने किस तरह से ग्रहण किया,
श्रुत केवली परंपरा में किस तरह से वह श्रुत केवलियों ने उसको ग्रहण किया, और ऐसी एक पट्टावलियों के माध्यम से हम पूरी परंपरा का एक ज्ञान करते हैं, चाहे वो अर्धमागधी परंपरा हो और सौरसेनी परंपरा हो। जब हम इसकी चर्चा करते तो आगमों की भी करते हैं। अर्धमागधी आगम में जैसे 45 आगम है, तेरापंथी आगम परंपरा में 32 आगमों की चर्चा करते हैं। यद्यपि दिगंबर परंपरा इन 12 आगमों में से मात्र दृष्टिवाद के कुछ अंश को ही स्वीकृत करती है, जो सौरसेनी, जो सठखंडागम, कसाईपाड़ा आदि के रूप में जो हमारे सामने विद्यमान है। लेकिन श्वेतांबर परंपरा उन 11 अंग आगमों को स्वीकार करती है, दृष्टिवाद को स्वीकार नहीं करती है। ये सब आप लोग परिचित ही हैं कि वाचनाएं किस तरह से संकलित हुई, किस तरह से श्रुत था, और श्रुत के बाद वह किस तरह से हमारे सामने आज यह जिनवाणी के रूप में इस आगम पद्धति से आगम जो साहित्य है वो विद्यमान है, वो सब आप लोग परिचित हैं। ये तो एक परंपरा की बात एक सामान्य रूप से आपको कही। दूसरी, वास्तव में सौरसेनी प्राकृत के संबंध में मैं अपनी चर्चा करना चाहता हूं। मैंने इस संबंध में प्रोफेसर प्रेम सुमन जी जैन की जो सौरसेनी प्राकृत और व्याकरण, प्राकृत भाषा और व्याकरण है, आदरणीय प्रोफेसर राजाराम जी की जो प्राकृत सौरसेनी प्राकृत भाषा साहित्य है, भाषा और साहित्य है, और डॉक्टर इंदु जैन जिन्होंने भी एक पीएचडी का कार्य सौरसेनी साहित्य का समीक्षात्मक अध्ययन पे किया है। डॉक्टर इंदु जैन जो हमारे भाई साहब प्रोफेसर अनेकान जी की बहन है, उन्होंने भी इस पे पीएचडी कार्य किया है, और वह वहां से क्या बोलते हैं, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रकाशित भी हुआ है। इसी तरह से आदरणीय सुदीप जी, प्रोफेसर सुदीप जी ने भी इस संबंध में काफी चर्चा की है, और अभी एक लेटेस्ट बुक प्रोफेसर वीर सागर जी की भी आई है कि जैन ग्रंथ और उसके जो साहित्यकार हैं, इन सब के माध्यम से ही मैंने इसमें कुछ आगम साहित्य का परिचय लिया है। वो अगर आप मेरी स्लाइड दिखा सकते हैं क्या ऋषभ जी? जी भाई साहब, मैं दिखाता हूँ। इनका चालू है, बहुत तुमने जो सिस्टम किया था तो वो ऑलरेडी ऑन ही है। मैं अकेले ऑन करना पड़ता है, हमें जानकारी नहीं है। भाई साहब सर 2 मिनट लगेंगे व्यवस्था करने में, आप इसमें हाँ, उसकी भूमिका बनाएं। जब तक मैं चर्चा करता हूं कि सौरसेनी प्राकृत है क्या। आवाज आ रही ना मेरी सबको? जी भाई साहब, आ रही है। हाँ, तो जब क्षेत्र की अपेक्षा जितनी भी हमारी प्राकृत भाषाएं हैं, वो सभी क्षेत्र की अपेक्षा से उनका नामकरण किया गया है। इसी तरह से सौरसेन प्रदेश की भाषा है वह सौरसेनी है, ऐसा हम सामान्य रूप से जानते हैं। अर्थात देश भेद से भी इसका जो सौरसेन प्रदेश में बोली जाती है, इसलिए उसको सौरसेनी कहा जाता है। जैसे अपन मागधी के बारे में अपन जानते हैं, मागधी कहाँ की भाषा है? तो पूर्व प्रदेश की भाषा है। और सौरसेनी कहाँ है? मध्य देश की भाषा, अर्थात पश्चिम प्रदेश भी कह सकते हैं। जब हम चर्चा करते हैं कि इसका जब इतिहासकारों ने एक विभाजन कैसे हुआ, ये सामान्य सी एक चर्चा है। इसका विभाजन कैसे हुआ तो ये हम समझ लें कि पहले जब हम अयोध्या अर्थात काशी को हम मध्य में लेकर के इन दिशाओं का निर्देश हुआ था, तो पूर्व में जब हम जाते हैं तो वहां मागधी का प्रचलन था मगध प्रांत में, और जब पश्चिम में हम जाते हैं तो वहां के रहने वाले सौरसेनी भाषा का प्रयोग करते थे। इसकी पुष्टि हम अशोक के पूर्वी और पश्चिम शिलालेखों के माध्यम से भी जान सकते हैं कि अशोक के शिलालेख जब पूर्व में मिलते हैं तो वहां मागधी का प्रयोग हुआ है, और जब पश्चिम में हम देखते हैं तो वहां पे सौरसेनी प्रभावित शिलालेखों में, जो गिरनार के शिलालेख हैं, वहां पश्चिम में सौरसेनी का प्रयोग हुआ है। तो ये जो देश भेद की अपेक्षा से प्राकृत के भेदों को किया गया है, प्राकृत के भेद जो है वो देश भेद की अपेक्षा से कहा है। यद्यपि एक उल्लेख है, थोड़ा सा मैं विषय से विषयांतर जाना, आप प्राकृत है इसलिए उससे परिचित कराना चाहता हूं कि महाराष्ट्र जैसे महाराष्ट्री प्राकृत है, वह यद्यपि महाराष्ट्र प्रांत की भाषा है, लेकिन एक उसका अर्थ, एक नया अर्थ उसका महाराष्ट्र अर्थात संपूर्ण राष्ट्र की भाषा भी है। अर्थात वह बड़े पैमाने पर वह क्या बोलते हैं उसका प्रयोग किया जाता था,
वह उसका उपयोग किया जाता था। इस कारण से महाराष्ट्र माने महा, एक विशाल राष्ट्र की भाषा थी, इसीलिए उसका सामान्य प्राकृत नामकरण किया गया। जैसे अब हिंदी प्रांत है, अपन हिंदी क्या अपनी राष्ट्रभाषा है, लेकिन हिंदी देश से दक्षिण में जाते हैं तो वहां इतना प्रचलन नहीं है, लेकिन एक राष्ट्रभाषा के इसी तरह से है। एक अर्थ वो भी है, लेकिन एक अर्थ ये भी सटीक है, विद्वानों ने दोनों अर्थ किए हैं कि महाराष्ट्र प्रांत की भाषा मराठी कहलाती है। इसी तरह से पैसाची है, पैसाच देश की भाषा है। और भी उसमें जब हम प्रारंभ में जो हमने कहा कि आर्य प्राकृत के अंतर्गत सौरसेनी प्राकृत को अपन लेते हैं। अब जैसे चर्चा की कि जो अब वैयाकरणों ने भी, सभी वैयाकरणों ने प्रायः सौरसेनी को अपने वैयाकरण में उनकी विशेषताओं के माध्यम से, चाहे प्राकृत प्रकाश की चर्चा करें, आचार्य हेमचंद्र के सिद्धहेम शब्दानुशासन की चर्चा करें, या सठभाषा चंद्रिका आदि की चर्चा करें, और भी प्राकृत सर्वस्व, ये जो व्याकरण की परंपरा है, जो वैयाकरण है, उन्होंने सभी ने सौरसेनी प्राकृत को अपने उन व्याकरण ग्रंथों में उन्होंने विशेषताओं को उन्होंने अलग से सौरसेनी प्राकृत की विशेषताएं दी हैं। जैसे सठभाषा चंद्रिका के कर्ता ने भी सौरसेन देश में उत्पन्न भाषा को सौरसेनी कहा है। नाट्य शास्त्र में भी इस भाषा का प्रयोग कहा गया कि कौन करता था, नायक और नायिकाएं, नायिका और उनकी सखियां इस अनुकूल इस सौरसेनी भाषा का प्रयोग करते थे। आगे जब कहते हैं कि और भी ध्रुवा गीतों की रचना के लिए भी नाट्य शास्त्रकार ने इसे सर्वोत्तम भाषा के रूप में स्वीकृत किया। संस्कृत के सभी प्राचीन नाटकों में इस प्राकृत भाषा का प्रयोग दृष्टिगोचर। हम जब मध्ययुगीन प्रथम युग को लेते हैं तो उसमें अश्वघोष के जो नाटक हैं उसमें इस सौरसेनी प्राकृत का प्रयोग पाया जाता है। और कहते हैं कि जो सट्टकों की भाषा भी, सट्टकों के गद्य भाग की भाषा, जो सट्टक परंपरा है, आप लोग परिचित हो अगर, सट्टक परंपरा जो हमारे श्रृंगार मंजरी है, कर्पूर मंजरी है, ये सभी सट्टक हैं। जैसे आचार्य हेमचंद्र ने इस नाटक के भेदों में एक सट्टक भी लिया है। उसी के अंतर्गत जो गद्य भाग है वो प्रायः सौरसेनी में होता है। ऐसा बाद में किया, पहले तो कहते कि बहुधा इसमें सौरसेनी भाषा का ही प्रयोग होता था, लेकिन बाद में जब पिसेल लिखते हैं, जो जर्मनी विद्वान पिसेल उसमें लिखते हैं कि जो जब हम सट्टकों की रूपक भाषा संरचना पे चर्चा करते हैं तो उसमें गद्य भाग में सौरसेनी का प्रयोग है और पद्य भाग में महाराष्ट्री प्राकृत का प्रयोग है। इस तरह सौरसेनी के बहुत अधिक प्रयोग हमें इन नाटकों में और सट्टक परंपरा में देखने को मिलता है। सबसे बड़ी चर्चा श्रवण परंपरा में जो दिगंबर परंपरा है उसके ग्रंथों की जो भाषा है वो सौरसेनी भाषा है, और उसके जो सैद्धांतिक ग्रंथ हैं वो सभी सौरसेनी प्राकृत में हैं, और उसमें नाना प्रकार की जो चर्चाएं हैं वो सब ऐतिहासिक, सैद्धांतिक, इन सब की चर्चा की है, दार्शनिक, इन सभी ग्रंथों पर मैं अपनी चर्चा करूंगा। इससे पूर्व में सौरसेनी प्राकृत की कुछ विशेषताएं जो वैयाकरणों ने दी है कि जैसे सामान्य प्राकृत है ताका दा होना, सौरसेनी की जो विशेषताएं हैं ताका दा होना सभी परिचित हैं। आप लोगों ने प्राकृत को थोड़ा बहुत भी निकट से देखा होगा। जैसे अभी मंगलाचरण मैंने बोला था इंद सद वंदी आड़म, तो इंद सद मतलब सत, तो ताका दा यहाँ सौरसेनी में हुआ है ना। तो इसी तरह से और भी कई उदाहरण अपन जब अपन साहित्य को देखेंगे, चाहे वो आचार्य कुंदेव के पंचपरमागम हो, यति वृषभ का तिलोयपन्नति हो, ऐसे जो प्राचीन आचार्यों से लेकर के वर्तमान युग तक इस सौरसेनी भाषा का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से था के स्थान पे धा की उपस्थिति होती है, था के स्थान पे धा होता है। जैसे कधम अर्थात कधम, कहम, कथम जैसे शब्द का प्रयोग करते तो वहां कधम का प्रयोग सौरसेनी में किया जाता है। कुछ शब्द हैं जैसे ना हलंत की उपस्थिति राजन शब्द में रायम बन जाता है, वहां अनुस्वार हो जाता है। और भी ऐसे अनेक शब्द हैं। आपको एक बात बता दूं, आचार्य हेमचंद्र ने 27 सूत्रों के अंतर्गत सौरसेनी प्राकृत का परिपूर्ण, सौरसेनी प्राकृत भाषा का विभाजन किया है।
मतलब 27 सूत्रों में उन्होंने किस तरह से इन नाटकों में प्रयोग होती है यह स्वरसेनी प्राकृत, किस तरह से आगमों में प्रयुक्त होती है, इसकी चर्चा की है। यद्यपि जब आधुनिक विद्वानों ने इसका विभाजन कर दिया कि नाटकों की स्वरसेनी अलग है और जैन स्वरसेनी में थोड़ा सा अंतर है, जैसे काका लोप सामान्य रूप से स्वरसेनी प्राकृत में हो जाता है, लेकिन जब जैन स्वरसेनी में जाते हैं वहां हमें काका के स्थान पे गा मिलता है। जैसे आकाशम शब्द है तो वहां आगासम आगास शब्द बन जाता है, जैसे श्रावक है वहां सावक बन जाता है। इसी तरह से और भी है, जैसे संयुक्त व्यंजन की जब चर्चा करते जैसे कार्य, तो वहां कई या दुत्त हो जाता है। सामान्य रूप से कज्ज शब्द बनता है लेकिन वहां कई बन जाता है। भू धातु के स्थान पे भी भा का ही आदेश रहता है, जैसे भोदी, भा के स्थान पे सामान्य प्राकृत में हा हो जाता है, लेकिन यहाँ स्वरसेनी प्राकृत में भा रहता भी है, विद्यमान भी रहता है। जैसे भोदी शब्द भी मिलता है, हवदी शब्द भी मिलता है, और हवई शब्द का प्रयोग सामान्य प्राकृत में होता है। इदानीम के स्थान पे, इदानीम एक जो अव्यय है उसके स्थान पे दाणिम का प्रयोग करते हैं, लेकिन सामान्य प्राकृत में क्या होगा, वहां याणिम याणिम ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे, आणिम शब्द का प्रयोग भी करते हैं, है ना। तो ये सब दाणिम के स्थान पे करते हैं। ऐसे तावत के स्थान पे ता, यद्यपि आपने एक आपको बता दूं भाई साहब, थोड़ा स्टूडेंट एक दो कहते जाएं कि हाँ हमें क्लियर हो रहा है। जी भाई साहब, समझ में आ रहा है बिल्कुल। मतलब कठिन तो नहीं हो रहा है, थोड़ा भाषा कठिन तो नहीं जा रही है? नहीं जा सर, वो स्लाइड भी रेडी है। हाँ, स्लाइड भी रेडी है सर। हाँ। जैसे हमने उद्देश्य इसमें लिखा है कि आप स्वरसेनी प्राकृत का व्याख्यान, ये तो हमने चर्चा कर ली है, प्राकृत स्वरसेनी प्राकृत परंपरा से अवगत हो सकेंगे। आचार्य कुंद प्रणीत कार्तिकेय आदि की चर्चा, ये स्वरसेनी प्राकृत भाषा के संबंध में मैंने चर्चा कर ही दी है। आगे बढ़ा दीजिए। ये विशेषताएं आपको मैं बता रहा हूं। जैसे भवत और भगवत शब्द है, यहाँ प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अनुस्वार होता है, जैसे येदु भवम श्रवणे भगवम महावीरे। या जो रेफ वाला या है, इसको संयुक्त व्यंजन या है, वहां या हो जाता है। जैसे कय्य अर्थात कार्य, कज्ज, है ना। जैसे भू धातु को भी कहा कि भा आदेश होता है भू को, तो भोदी होदी, हा तो सामान्य रूप से होता ही है, जैसे हवई भी होता है, होदी भी होता है। ऐसे 3 आदेश आचार्य हेमचंद्र ने भी सामान्य प्राकृत में कहे। और सबसे मेन विशेषता जो हम पंचमी के रूपों की चर्चा करते हैं, आप देखेंगे इतना इसमें कंफ्यूजन होता है पंचमी विभक्ति में कि स्वरसेनी प्राकृत के हमारे जो ग्रंथ हैं, दिगंबर परंपरा के ग्रंथ हैं, इसमें इतनी गलतियां हो जाती हैं कि इसको लोग पंचमी विभक्ति का बड़ा मुश्किल होता है समझ। कहीं कहीं ये जैसे वीरादो वीरादु, ये पंचमी विभक्ति का प्रथम एक वचन की बात है, लेकिन कहीं कहीं इसका सामान्य रूप से अर्थ ले लेते हैं लोग, और अर्थ का अनर्थ भी कहीं कहीं अगर ध्यान नहीं रहो, कहीं क्रिया का हमें अर्थ नहीं ध्यान हो, शब्द के रूप की चर्चा ना हो, तो वहां का अर्थ की माने अर्थ सही सेटलमेंट नहीं होता है। एक जैसे वीरा शब्द सामान्य रूप से हमारे स्वरसेनी प्राकृत में विभक्ति लोप की प्रवृत्ति काफी रही है, स्वरसेनी प्राकृत में विशेष रूप से आप देखेंगे, चाहे वो हम भगवती आराधना को देखते हैं, जैसे जो समास की प्रवृत्ति है अंत में बहुवचन हो जाता है, लेकिन वहां हिरस्तु की उपस्थिति रहती है, यद्यपि वो कोई कहता छंद की अपेक्षा से है नहीं, लेकिन ये स्वरसेनी प्राकृत की एक विशेषता है कि वहां हिरस्व और दीर्घ की प्रवृत्ति होती है। जैसे ती के स्थान पे दी और ते के स्थान पे दे, तो ये तो सामान्य जैसे आत्मानुसार मतलब परस्मयी पद है और आत्मनेय पद है। यहाँ पे दोनों चर्चाएं हम अपने स्वरसेनी प्राकृत में मिलती हैं, स्वरसेनी साहित्य में मिलती हैं। ती के स्थान पे दी और ते के स्थान पे दे, जैसे गच्छति गच्छदे शब्द हैं, ऐसे और भी रूप हैं। अब जैसे अपन त्वा प्रत्यय की चर्चा करते हैं, त्वा प्रत्यय के 3 रूप प्राकृत में मिलते हैं, ईये,
दूण और इत्ता। तो ये त्वा प्रत्यय के स्थान पे त्वा का अर्थ होता है करके, त्वा का मतलब होता है करके, तो इसको बोलते हैं संबंधभूत कृदंत कहते हैं। तो इसके स्थान पे ई है, दूण और ता, और सबसे अधिक प्रयोग दूण का हुआ है, जैसे पढ़ी दूण, भो दूण, है ना, गच्छी दूण, इनका प्रयोग हुआ है। अब गच्छीय शब्द का प्रयोग भी हुआ है, और गच्छिता शब्द का प्रयोग भी हुआ है, पठिता शब्द का प्रयोग भी हुआ है। तो ये अपन जहां यथा योग्य, जहां जिस ग्रंथ को अपन अध्ययन करेंगे तो वहां हमें सामने हमारे वो आ जाएगा। इस तरह से करीब और भी अनेक विशेषताएं हैं। आचार्य हेमचंद्र ने करीब 27 सूत्र किए हैं कि जहां एक दासी है, जैसे हीमाण है, दासी का प्रयोग करते हैं, जैसे विदूषक की हंसी के लिए ही का प्रयोग करते हैं। ऐसे अव्ययों का प्रयोग नाटकों में जो किया जाता है वो विशेष रूप से सौरसेनी प्राकृत में पाया जाता है। जैसे अब जो विदूषक होता है, विदूषक क्या है कि सौरसेनी का एक भेद होता है प्राच्या, यद्यपि सामान्य रूप से उसे सौरसेनी ही कहते हैं, लेकिन नाटकों में और जो सट्टकों में जो विदूषक होता है वो प्रायः सौरसेनी भाषा का ही प्रयोग करता है, और वहां जो स्त्रियां हैं, स्त्रियां पात्र भी सौरसेनी प्रयोग का करते हैं। इस तरह से हमने यह सौरसेनी प्राकृत के संबंध में चर्चा की, है ना। तो चर्चा की। अब आगम साहित्य इसकी, जैसे हम कहते हैं दिगंबर परंपरा का जो आगम है वो परिपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से सौरसेनी भाषा में ही पाया जाता है। अर्थात सौरसेनी की जो विशेषताएं हैं वो उसमें निश्चित रूप से सौरसेनी आगम परंपरा में और अर्थात दिगंबर साहित्य में वो मिलती है। जो हमने ये विशेषताएं बताई हैं वो सौरसेनी आगम साहित्य में मिलती है। अर्थात हम इसको कैसे जाने, कैसे प्रयोग करें, कैसे, तो वो हम इन विशेषताओं के माध्यम से ही सौरसेनी भाषा का प्रयोग अलग अलग ढंग से, उसकी सौरसेनी भाषा का, इसमें अनेक पीएचडी के काम भी हुए हैं और भी इंग्लिश में काम भी लोगों ने किए हैं कि सौरसेनी का एक विशाल क्षेत्र है, विशाल और एक प्राचीन भाषा के रूप में इसको स्वीकृत किया गया है। क्योंकि हम देखते हैं कि यद्यपि अर्थ रूप में हमें तीर्थंकर परमात्माओं ने अद्ध मागधी माने मागधी भाषा का प्रयोग किया है, ऐसा हमें अभी विद्वानों ने यह भी कहा है कि जो अर्धमागधी का जो कुछ रूप हमें प्राप्त होता है, शेष जो श्वेतांबर परंपरा में ग्रंथों का सृजन हुआ है, रचना हुई है, वो परिपूर्ण रूप से महाराष्ट्री प्राकृत के अंतर्गत आ जाता है। यद्यपि महाराष्ट्री भाषा का प्रयोग बाद में आया और सौरसेनी का प्रयोग हमें, जैसा कि कहा कि अश्वघोष के नाटकों में भी मिलता है, अभी आतिगुम्फा शिलालेख में भी मिलता है, और अशोक के गिरनार शिलालेख में भी सौरसेनी भाषा का प्रयोग है। तो प्राचीनता की दृष्टि से निसंदेह यह भाषा एक प्राचीन भाषा है, ऐसा हमें स्वीकृत करना चाहिए। अब सौरसेनी आगम परंपरा के अंतर्गत हमने जैसे कहा कि मैं इसको नहीं कह रहा हूं, इसमें मैंने थोड़ी सी परंपरा लिखी हुई है, आपको सामने दिख भी रही होगी कि सौरसेनी, सामान्य रूप से मैं आपको बता देता हूं, तीर्थंकरों से जैसे गणधर से किस तरह से वह श्रुत केवली तक आई, और श्रुत केवली से आचार्य परंपरा का प्रारंभ हुआ, और वह प्रारंभ हम कसाय पाहुड़ और सटखंडागम के रूप में सौरसेनी आगम परंपरा का प्रारंभ मानते हैं, है ना। तो जब प्रथम, और इसका विद्वानों ने प्रथम शताब्दी से यह आगम ग्रंथ हमें मिलता है, जैसे आचार्य गुणधर का ये क्या बोलते हैं कसाय पाहुड़ की जब चर्चा दिगंबर परंपरा में सबसे पहले इसका नाम लिया जाता है सौरसेनी आगम परंपरा में, और इसको कहते हैं कि दृष्टिवाद का यह जो पांचवा ज्ञान प्रवाद की यह विषय वस्तु है। इसके अंतर्गत जो 15 अधिकार हैं, कर्म की इसमें विशेष चर्चा है, इसमें मैं ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा, इसका समय भी हमारे विद्वानों ने प्रथम शताब्दी ही स्वीकार किया है। लेकिन सटखंडागम की जो ग्रंथ है, सटखंडागम ग्रंथ है, वह सौरसेनी का अभिव्यक्ति की दृष्टि से वास्तव में प्रथम ग्रंथ माना जाता है। और आपको इसमें कहा कि जो अपना नामोकार मंत्र है, अगर कहीं सर्वप्रथम मिलता है, आपने सटखंडागम लेहन कहा आदि पढ़ी होगी, प्रोफेसर
राजा राम जी ने भी लिखी है कि उसकी किस तरह से एक परंपरा पूरा प्रथम जो हमारा धवला ग्रंथ है उसके प्रस्तावना में भी दी है, किस तरह से एक परंपरा चली, हमारे जो आचार्य रहे भूतबली पुष्पदंत, किस तरह से वो उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, और उससे पूर्व धरसेन आचार्य से उन्होंने उपदेश को ग्रहण किया। ये सब लोग आप लोग सब परिचित ही हैं, उस पे मैं उसकी कहानी के संबंध में अपनी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने जो सठखंडागम की रचना की, सामान्य रूप से पुष्पदंत जी ने 177 सूत्रों की उसमें रचना की, और भूतबली जी ने उसमें शेष जो 6000 करीब सूत्र हैं उसकी रचना उन्होंने की। यद्यपि पर्टिकुलर मैं पूरे बता नहीं पा रहा हूं कि कितने वो, लेकिन 170 सूत्र तो प्रारंभ में पुष्पदंत आचार्य पुष्पदंत ने उसकी रचना की, और शेष जो सूत्र हैं उसकी रचना भूतबली। और आगे जब हम चर्चा करते हैं आचार्य कुंद देव पर आ जाते हैं। अब मैं आगम परंपरा का सामान्य परिचय दे रहा हूं, विशेष परिचय में तो अकेला इसी में हमारा, अगर इसके परिचय इसमें 6 खंड है, इसमें जो जीवठान आदि 6 खंडों की चर्चा है, इसमें परिपूर्ण रूप से एक बंध की चर्चा की गई है, जो 4 प्रकार के प्रकृति स्थिति अनुभाग, इन बंधों की 4 प्रकार के बंधों की चर्चा की गई है, और किस तरह से यह जीव बांधता है और कैसे उस कर्मों से छुटकारा पा सकता है। इसमें एक, इन दोनों ग्रंथों में एक बहुत अच्छा उदाहरण में कसाय पहाड़ में एक ग्रंथ आता है कि हम अपने कर्मों की निर्जरा कैसे करें, कर्मों का चक्र क्या है, वो थोड़ा सा मैं बता के आगे अपनी आचार्य कुंद देव की भी चर्चा करूंगा। सामान्य रूप से कि उसमें एक उदाहरण आया है कसाय पहाड़ ग्रंथ में, कि उसमें कहे कि कर्म का चक्र कैसा है, तो वहां पे उन्होंने कहा कि कर्म का चक्र क्या है, कि जो हमें वहां एक उदाहरण दिया कि इंद्रियां हमें प्राप्त होती है और इंद्रियों के विषय प्राप्त होते हैं, और इंद्रियों के विषय और इंद्रियां दोनों हमें प्राप्त हुई। बड़ा अच्छा उदाहरण वहां दिया है, और वहां कहते हैं कि इंद्रियां हमें मिलेंगी और विषय भी, इंद्रियों के विषय भी मिलेंगे, जो अपन बाद में चर्चाएं करते हैं उसमें विषय 20 प्रकार के विषय हैं, जो जैसे घृणा इंद्री का सुगंध दुर्गंध आदि की चर्चा करते हैं, आंखों से अच्छे 5 प्रकार के वर्णों को देखना, ऐसे 20 जो विषय हैं उनकी प्राप्ति होती है। अब उसमें आपको बड़ा एक मौलिक माने मूल्यवान बात इसमें चर्चा करना चाहता हूं, कि इसमें ये कहा कि वो कहते हैं आचार्य गुणधर स्वामी ने इसमें कहा है कि वो चक्र में व्यक्ति कर्म चक्र में कैसे फंसता है, कर्म बंध को कैसे करता है, तो वो विषय उसको मिले, इंद्रियां मिली, विषय है, अगर सामान्य रूप से विषयों को वो सामान्य रूप से भोगता रहेगा, सामान्य रूप से कि वो उसके सामने अच्छी चीज दिख रही है तो उसको सामान्य, जिसको अपन सामान्य आज की भाषा अपन बोल सकते हैं ज्ञाता दृष्टा भाव, तो उसमें जो देखता है जानता है, उन विषयों को देखना जानना की बात अलग है, लेकिन अगर उसमें आसक्ति हो गई, उसमें आसक्ति का परिणाम वो बंध का कारण हो जाता है। इतना प्यारा उदाहरण वो दिया है, और वो पूरा गोल चक्र है, सर्किल है। जब हमें इंद्रियां मिली और इंद्रियों के विषय मिले, और जब वो इंद्रियां के विषयों से हम वो आसक्ति परिणाम लाते हैं, तो वो चक्र हमेशा चलता रहता है, उस चक्र से हम बाहर नहीं हो पाते हैं। इस तरह से सटखंड कसाय पहाड़ में यह चर्चा की, और सटखंडागम में भी बड़ी कर्म की चर्चा संपूर्ण रूप 6 खंडों में की है, जिस पर धवला और जय धवला, कसाय पहाड़ पर जय धवला टीका 60,000 श्लोक प्रमाण लिखी गई, और इस पर क्या बोलते सटखंडागम पर 72,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी गई। वो आप सब लोग परिचित ही हैं, इस पे ज्यादा नहीं। आचार्य कुंद देव ने भी पंच परमागम की रचना की। आचार्य कुंद देव का समय भी प्रथम शताब्दी माना जाता है। आचार्य कुंद देव एक ये अपन ऐसे कितना माने कितना आध्यात्मिक वैभव, उनके वस्तु व्यवस्था और अध्यात्म की दोनों चर्चाएं इसमें हैं, आचार्य कुंद देव ने की है। कहते हैं जब हम समय सार की चर्चा करते हैं तो समय सार में तत्व की चर्चा आती है, आत्मा की चर्चा आती है, और जब वस्तु व्यवस्था की चर्चा कहते हैं तो वहां प्रवचन सार की बात करते हैं कि वस्तु की व्यवस्था किस तरह से है। और
इस संसार की विषय वस्तु की चर्चा करते हैं कि संसार का निर्माण आदि कैसे है, तो वो पंचास्तिकाय की चर्चा करते हैं। साधु की चर्या की चर्चा करते हैं तो वहां नियम सार की चर्चा करते हैं। इसी तरह से साधु के आचरण की चर्चा करते हैं तो वहां अष्टपावड़ की चर्चा होती है। साधु और जो ये 10 भक्तियां हैं, रयण सार भी आचार्य कुंदकुंद देव का ग्रंथ माना जाता है। 10 भक्तियां, आचार्य भक्तियां आदि जो 10 भक्ति हैं, उन पे मैं विशेष चर्चा नहीं करूंगा, सब परिचित हैं। अगर प्रवचन और सार, समय सार और पंचास्तिकाय ऐसे ग्रंथ हैं। समय सार मतलब जहां आत्मा की चर्चा करता है, आत्मा की आत्म शुद्धि की बात करता है, आत्मा के कल्याण की बात करता है। वहीं प्रवचन सार विषय वो मतलब वस्तु व्यवस्था की चर्चा करता है। और पंचास्तिकाय वहां संसार की व्यवस्था को हमें बताता है किस तरह से ये 5 अस्तिकाय जी, बस 5 अस्तिकाय हैं और उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं, किस रूप में है। दूसरा जो तिलोपन्नति ग्रंथ है आचार्य यति वृषभ का, इसमें भी ये भी आचार्य यति वृषभ भी सौरसेनी प्राकृत के एक समर्थ आचार्य माने जाते हैं। इन्होंने भी दो ग्रंथ, मतलब कसाय पहाड़ पर एक चूर्णी भी इन्होंने लिखी है और दूसरा इनका है तिलोपन्नति, जो बहुत विशाल ग्रंथ है, 8000 श्लोक प्रमाण, जिसको उन्होंने अंतिम प्रशस्ति में माना है। और इनका समय 176 ईस्वी माना जाता है। इसमें भी करीब 180 अवान्तर अधिकार हैं और जो 9 महाअधिकारों में इसकी चर्चा की है, उसमें आचार्य यति वृषभ ने ये 2 रचनाएं, माने चूर्णी को लिखा है और एक इनकी 2 ही रचनाएं मिलती हैं। एक विशाल ग्रंथ है जिसमें इन्होंने संपूर्ण, अर्थात इनके गुरु परंपरा से जो प्राप्त हुआ था उसका संपूर्ण रूप से किस तरह से एक लोक की संरचना है, लोक के बारे में, तीनों लोकों का स्वरूप, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक की चर्चा इसमें की है। इसमें एक अच्छा उदाहरण आता है, हमारे विद्वानों ने भी इसको दिया है कि अंधो निविड़ई कूबे वहिरो ना सुनेदि साहु उपदेशम पिच्छन्तो निशुणन्तो निरय जम पड़दि तम चोज्जम। चोज्जम का अर्थ होता है आश्चर्य होना। चोज्जम का अर्थ, जब चोज्जम मतलब होता है आश्चर्य होना। अब क्या आश्चर्य है कि अंधो निवड़ई कूबे, कि जो अंधा व्यक्ति है वो कुएं में गिरता है। वहिरोणा सुनेदि साहु उपदेशम, और जो बहरा व्यक्ति है वो साधु के उपदेश को नहीं सुनता है। पेच्छन्तो निशुणन्तो निरय जम पड़दी तम चोज्जम, माने तो इसमें आश्चर्य नहीं है कि जिसकी आंखें नहीं है वो क्या है कि वो देखने, वो कुएं में गिर गया है। जो बहरा व्यक्ति है वो साधु के उपदेश को नहीं सुन पा रहा है। लेकिन कहते पेच्छन्तो निशुणन्तो, देखो पेच्छन्तो, इसमें सत्री वर्तमान कालीन कृदंत का प्रयोग किया गया है। निशुणन्तो अर्थात देखते हुए भी और सुनते हुए भी, निरय जम पड़दी, निरय माने नरक में, पड़दी माने पड़ता है, तम चोज माने इसमें आश्चर्य है। मतलब देखने और सुनने वाला भी अगर उपदेश को ग्रहण नहीं करता है तो वास्तव में वह नरक में ही जाता है। आचार्य वट्टिकेर स्वामी का मूलाचार ग्रंथ है, जैसे आप सब परिचित हैं, 12 अधिकारों में करीब 1252 गाथाएं हैं, जिसमें हमारे मुनिराजों के विधि, मुनिराजों की 28 मूल गुण, सभी किस तरह से परिपालन करना है, उन सभी के नियमों की चर्चा इसमें की गई है। एक साधु को किस तरह से, उसका मतलब, कहने का मतलब विधि विधान, साधु के अंतर्गत क्या विधि है, क्या विधान है, इस सब पूर्ण चर्चा मूलाचार में की है। हमारे आदरणीय प्रोफेसर फूलचंद जी जैन साहब ने भी इस पर बहुत अच्छा विस्तृत और विस्तार से कार्य किया है। उन्होंने इस पे शोध का कार्य किया है, इसमें मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। आपके जो कोर्स में है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, उसकी मैं विशेष भगवती आराधना में भी, भगवती आराधना भी ग्रंथ सभी जानते हैं आचार्य शिवार्य का है। ये सभी प्रथम द्वितीय शताब्दी का माना जाता है। यह भी, इसमें भी साधु के समाधि की चर्चा की गई है। पिछले वर्ष बहुत अधिक चर्चा की है भगवती आराधना पे, और पहले जो आया था कि यह इसमें मृत्यु महोत्सव के बारे में
बताया गया है कि एक मुनिराज को किस तरह से समाधि को ग्रहण कर सकते हैं, उनकी क्या विधि होना चाहिए, यहाँ तक कि क्या दिशाएं होना चाहिए, उनके चारों ओर कौन होना चाहिए, और किस तरह से उनको उपदेश ग्रहण, मुनियों को, मुनिराजों को किस तरह से वह उपदेश ग्रहण करके अपने केवल विशुद्धि में, अपने आत्म कल्याण में लगे रहें, ऐसे संपूर्ण विधान। एक बात और बता दूं कि मरण की चर्चा, 15 प्रकार के मरण की चर्चा करने वाला यह जो भगवती आराधना है, यह प्रथम ग्रंथ है। और भी इसमें एक बहुत अच्छी चर्चा आती है, एक उदाहरण है, अत्यंत मार्मिक बात कही है कि जिस प्रकार कोड़ी व्यक्ति अग्नि ताप से भी उपशम को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार विषयाभिलाषा भोगासक्ति को शांत करने वाला नहीं बल्कि बढ़ाने वाला ही होता है। इसमें कहा कि जहां कौटिल्य अग्नि, माने जैसे अग्नि जो होती है, जो अग्नि का ताप होता है, वो कोड़ी व्यक्ति के उसके सामने अगर जाता है तो वो क्या होता है, उससे वो पीड़ित होता है। उसी प्रकार कह रहा कि जो विषयाभिलाषी है, भोगासक्ति है, उसको शांत करने वाला कभी भी, अर्थात विषयाभिलाषा को अगर अच्छी बात कही जाए, विषयाभिलाषी जो व्यक्ति है वो निरंतर उसमें उसको बढ़ाने वाली हो, विषय की अभिलाषा को बढ़ाने वाली ही होगी, उसको घटाने वाली नहीं होगी। इसमें और भी है, प्राकृत के अंतर्गत मैंने चर्चा की है। अब आपके जो कोर्स में है, जैसे कार्तिक अनुप्रेक्षा की भी चर्चा आदरणीय भाई साहब ने कल बताया था कि आचार्य कुंद देव का पंचास्तिकाय है और द्रव्य संग्रह है, कार्तिक अनुप्रेक्षा भी है। तो कार्तिक अनुप्रेक्षा में सामान्य रूप से अनुप्रेक्षाओं की इसमें चर्चा आचार्य कार्तिक स्वामी ने की है। इनके समय को लेकर काफी विवाद हुआ है। आचार्य आदरणीय डॉक्टर ए एन उपाध्याय जी ने इसको 9वीं शताब्दी तक माना, लेकिन बाद में इसका समय विद्वानों के माध्यम से करीब प्रथम द्वितीय तृतीय शताब्दी मान लिया गया है। इसमें भी 489 गाथाएं हैं, जिनमें चंचल मन एवं विषय वासनाओं के समन के लिए क्रमशः इन 12 ध्रुव, असरण, असंसार, एकत्ववादी की चर्चा की है। जिसमें जैसे एक प्रश्नोत्तर शैली में एक चर्चा की है कि कोणा बसो इत्थी जणे, कोणा बसो इत्थी जणे, कस्णा मैणेण खंडियम माणम, को इंद्रियेणा जियो कोणा कसाए संतप्तो। अर्थात इस लोक में स्त्री जन के बस में कौन नहीं होता है, काम ने किसका मान खंडित नहीं किया है, इंद्रियों ने को इंद्रियेणा जियो, किसने इंद्रियों को नहीं जीता है, कोड़ा कसाए संतप्त, और कौन कसायों से संतप्त नहीं हुआ है। इस तरह से इन 12 भावनाओं की चर्चा, अनित तसरण आदि की चर्चा आचार्य कार्तिक स्वामी ने इसमें 489 गाथाओं में की है। और फिर क्रमशः इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, 12 प्रकार की बात। अब आचार्य नेमिचंद्र और उनके जो ग्रंथों की चर्चा है। आचार्य नेमिचंद्र का समय तभी में सामान्य से 11वीं शताब्दी माना जाता है, जिन्होंने सौरसेनी प्राकृत साहित्य के रूप में एक सैद्धांतिक, सौरसेनी प्राकृत में सैद्धांतिक ग्रंथों का प्रणयन किया। कहते इन्होंने आधार लिया था, जो इनकी धबला जय धबला आदि से आधार लेकर के इन्होंने कर्मकांड और जीवकांड आदि ग्रंथों की रचना की। गोमट सार, जीवकांड, कर्मकांड, त्रिलोक सार, लब्धि सार, छपड़ा सार और द्रव्य संग्रह, इन 5 ग्रंथों के बारे में इन्होंने अपने लिखा है। और ये सभी त्रिलोक सार जैसे लब्धि सार हैं और गोमट सार, इस सभी कर्म ग्रंथों की चर्चा करते हैं। त्रिलोक सार है जैसे गणित की चर्चा करता है, हमारा जो जैन गणित है किस तरह से अद्वितीय है, उसकी कोई मतलब उसका अप्रतिम है, अनुपम है। इसी तरह से छपड़ा सार में भी द्रव्य संग्रह की चर्चा भी की जाती है। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने द्रव्य संग्रह की रचना की, जो आपके कोर्स में भी है, जो 58 गाथाओं का एक लघु ग्रंथ है, जिसमें कहते हैं कि संपूर्ण जिनागम का सार इस में आ गया है। अपन कहते हैं ना, जीवम जीवम दब्बम जिनवर वसहेण जैन नित्यम, माने जीव अजीब की चर्चा करने से संपूर्ण जिनागम की चर्चा हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कुछ है ताई को विस्तार। इसकी चर्चा इसमें 58 गाथाओं में, जिसमें 3 अधिकार हैं, उसकी 3 अधिकारों के अंतर्गत प्रथम अधिकार में जैसे द्रव्य की चर्चा की है, 8 प्रकार के जो
जीवो उपयोगमयो अमुत्तिकत्ता सदे परिमाणो भूतता संसारत्व सिद्धो सो, ऐसे 8 अधिकारों की चर्चा, जीव की चर्चा की है। फिर क्रमशः सभी द्रव्यों की, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल की चर्चा की है। इसमें मैं विशेष मूल तत्व में नहीं जाऊंगा। इसके बाद आचार्य देवसेन आचार्य ने भी एक विशाल, एक बहुत सारा साहित्य लिखा, जैसे दर्शन सार है, भाव संग्रह है, आराधना सार है, तत्व सार है, लघु नय चक्र है, और आला पद्धति एक संस्कृत का ग्रंथ है। संस्कृत का ग्रंथ भी आला पद्धति, जो एक छोटा ग्रंथ है, लेकिन इसमें कहते हैं न्याय की, एक न्याय का ऐसा विशाल सामान्य और विशेष की चर्चा आदि इसमें की गई है। दर्शन सार में भी सभी प्रकार के जो दर्शन प्रचलित थे उस टाइम में, और 363 मतों की जैसे चर्चा करते हैं, कहते हैं जब उसकी भूमिका में मारीच आदि ने क्या कर दिया था, काष्टा संघ आदि की चर्चा दर्शन सार में की है। भाव संग्रह में तो काफी वो विशाल चर्चा की है। भाव संग्रह में भी जो सर्वज्ञता के बारे में कहा, जैन परंपरा, अर्थात कहते ना, इनके जो देवसेन आचार्य का समय था 10वीं शताब्दी, इस समय खंडन मंडन का युग था। आपस में खंडन मंडन के युग के माध्यम से अपने अपने संप्रदाय को सभी पुष्ट कर रहे थे। ऐसे समय में इस भाव संग्रह की रचना भी वहां कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें उस समय को याद दिलाते हैं। दूसरी चर्चा में इसमें ये जरूर कहना चाहता हूं कि जैसे आचार्य, इसमें एक चर्चा आई है कि खंडन मंडन का युग था, सभी अपने अपने संप्रदाय को पुष्ट कर रहे थे, लेकिन एक सामान्य चर्चा करने वाला भी कोई नहीं था, लेकिन सभी अपने की पुष्टि, लेकिन एक समझने की स्थिति यहाँ बन रही थी। वो मैंने इस पे भी अपना शोध कार्य किया था, एक पुस्तक का, कि प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में प्रतिपादिक दार्शनिक मीमांसा को इस भाव संग्रह के अंतर्गत भी लिया था। आदरणीय हमारे प्रोफेसर वीर सागर जी भाई साहब ने उसका अवलोकन भी किया था। उस पर मैंने इस पे भी काफी काम किया है। भाव संग्रह में थोड़ी अलग ही हटके चर्चा दर्शनों की गई है, लेकिन जैसे कि हम बात करते हैं आचार्य, जब हम अशोक के शिलालेखों की चर्चा कहते हैं, अशोक ने कहा था कि हमें अपने मत को पुष्ट तो करना है, लेकिन दूसरे के मत को गिराना नहीं है। ऐसी कुछ चर्चा अगर हो जाती है तो वास्तव में वो एक सर्वव्यापी बात बन जाती है, और बड़ा हमारे हमारे कहने के मतलब हमारे संप्रदाय के लिए घातक बात हो जाती है। लेकिन ऐसा ना करके कि हम भी बढ़े और सब तुम भी बढ़ो, इस तरह की चर्चा, इसमें हम एक गुण को इसमें ग्रहण कर सकते हैं भाव संग्रह में, कि हम भी बढ़े और सामने वाला भी बढ़े, इस तरह की चर्चा करके ही हम इससे कुछ ग्रहण कर सके। ऐसे भाव संग्रह में मैंने चर्चा की। आराधना सार भी, तत्व सार में तत्वों की चर्चा है। लघु नय चक्र में भी नयों की बात है। आदरणीय प्रोफेसर अनेकांत भाई साहब ने भी नए पे चर्चा की है, नयों पे उन्होंने उनका शोध कार्य भी है। आगे इसके अतिरिक्त आगे है आचार्य वसुनंदी, इन्होंने उपासक अध्ययन लिखा है, प्रतिष्ठा संग्रह लिखा है, और मूलाचार की आचार, प्रतिष्ठा संग्रह और मूलाचार की आचार वृत्ति ये संस्कृत में है, और उपासक अध्ययन अर्थात श्रावकाचार ये प्राकृत में है। इसमें करीब 1400 के करीब इसमें गाथाएं हैं। इसमें एक चर्चा मैं करना चाहता हूं उपासक अध्ययन में, इसको मैं आपको सामान्य इसमें बता देता हूं। कहते हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी की जो परंपरा चल रही थी, जिसमें सामान्य रूप से सम्यक दर्शन की चर्चा होती थी, और सम्यक दर्शन के बाद आचरण की प्रवृत्ति बताई जाती थी, माने आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की बात बताई जाती। लेकिन वसुनंदी आचार्य ने एक नई परंपरा का सूत्रपात इसमें हमें देखने को मिलता है इस ग्रंथ में। वो क्या है, वो आपको एक थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं। इसमें इन्होंने ये कहा, सबसे पहले सप्त व्यसन का त्याग करो। इसकी चर्चा वसुनंदी आचार्य ने, मुझे लगता है सर्वप्रथम इन्होंने की, कि सप्त व्यसन का त्याग करो, तभी वास्तव में आप सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। ये आचार्य वसुनंदी का उपासक अध्ययन का और श्रावकाचार का ये वैशिष्ट है
कि उन्होंने यह कहा कि हमें पहले सप्तव्यसन आदि सामान्य प्रवृत्ति से, जो सप्तव्यसन का जब तक हम त्याग, जुआ, आमिष, मदिरादारी, आंखें टक, चोरी, पर नारी, इनका त्याग नहीं कर पाएंगे तब तक वास्तव में हम सम्यक्त की प्राप्ति करने में सक्षम नहीं है। बाकी बहुत अच्छा इसमें सौरसेनी प्राकृत का बहुरूप से बहुत अच्छी अच्छी गाथा छंद में पूरा यह ग्रंथ लिखा गया है। और इस पे टीका भी आज वर्तमान आचार्य सुनील सागर महाराज जी ने इस पर एक टीका भी वर्तमान में लिखी है। अब पद्मनंदी मुनि, इन्होंने भी जम्बूदीप, पन्नति, धम्म रसायन, प्राकृत संग्रह वृत्ति, ये भी अच्छे जम्बूदीप पन्नति भी एक अलौकिक बात को बताने वाला ज्योतिषिक ग्रंथ को, ज्योतिषिक चर्चा करने वाला ग्रंथ है। धर्म रसायन में भी नीतिपरक ग्रंथ है। हमारे डॉक्टर सीमा जैन उदयपुर, आदरणीय प्रोफेसर प्रेम सुमन जी की जो पुत्र वधू है, उन्होंने इस पे पीएचडी कार्य भी किया है। यह भी बहुत अच्छा ग्रंथ, प्राकृत पंच संग्रह वृत्ति भी है। द्रव्य स्वभाव नय चक्र है जो माइल धवल का है। इसमें संपूर्ण रूप से नयों की चर्चा ही की गई है कि जो द्रव्य रूप से अर्थात द्रव्यार्थक नय की बात और पर्यार्थिक नय की बात, इसमें करीब 450 गाथाएं हैं। अब फिर है वित्तसार ग्रंथ महाकवि रैदू, ये द्रव्य स्वभाव जो नयचक्र है माइल धवल का, ये 12वीं शताब्दी इसका समय माना जाता है। और वित्तसार ग्रंथ है जो महाकवि रैदू का है। इसमें भी इन्होंने दर्शन की चर्चा की है क्रमशः। इसमें आपको बताऊं, जो जब हम 14 प्रकार के गुणस्थानों की चर्चा इसमें की गई है, और प्रथम गुणस्थान जो मिथ्यात्व गुणस्थान है, इसमें दार्शनिक अवलोकन परिपूर्ण रूप से किया गया, दर्शनों की चर्चा की गई है। इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि और भी ईश्वर कर्तृत्व का इसमें निषेध किया गया है। तो ये वित्तसार ग्रंथ महाकवि रैदू का, जो 14वीं-15वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है, इन्होंने भी बहुत अधिक, एक सिद्धांत सार ग्रंथ भी इनका सिद्धांतिक, जो हमारे दिगंबर परंपरा के सिद्धांतों की चर्चा करते हैं, वो भी इन्होंने लिखा है। और आचार्य दुर्गदेव ने रिष्ट समुच्चय, अर्धकांड, मरण कांडिका, मंत्र महोदधि आदि, इन्होंने ये सभी जो ज्योतिष परक और रिष्ट समुच्चय जो कहते हैं ना, रिष्ट समुच्चय है, यह है हमारे गुणों को देख करके ये चर्चा करता है। माने संकेत चिन्हों को देख करके, व्यक्ति के अंतर्गत चिन्हों को देख करके वह उनके उसके जीवन के बारे में बताता है कि उसमें जैसे मरण कब होगा, मरण की स्थिति क्या बनेगी, इस तरह से आदि वर्णन इसमें रिष्ट समुच्चय में आया है। अज्ञान तिलक आचार्य भट्टोसूरी का है, जैसे सिद्धांत सार आचार्य जितेंद्र चंद्र स्वामी, लाणसार मुनि पद्मनंदी पद्म सिंह का है, ये 15वीं शताब्दी का है। उसकी ऊपर की मैं अभी चर्चा करूंगा। मैं इस लाणसार जो मुनि पद्म सिंह का है, इस पे एक बहुत छोटा सा ग्रंथ है ज्ञान सार, और इसमें इतनी अच्छी चर्चा है ज्ञान की। और मैं इसमें एक वैशिष्ट ही बता रहा हूं, सामान्य परिचय इसमें नहीं दे रहा हूं। इसकी करीब 64 गाथाएं हैं इसमें प्राकृत की। इसमें ये काया शून्यवाद की चर्चा इन्होंने की है कि शून्यवाद क्या है। शून्यवाद की चर्चा की है कि शून्यवाद क्या है वास्तव में। उन्होंने ये कहा कि जब यह जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है तो वहां सब कुछ इसका नष्ट हो जाता है, दीप शिखावत हो जाता है। शून्यवाद में तो यही बौद्ध परंपरा में यही कहा जाता है कि दीप शिखा की तरह वह बुझ जाता है। लेकिन इन्होंने शून्यवाद को कहा, वहां जब इन्होंने डिटेल किया, व्याख्या उसकी की लाणसार में, उन्होंने कहा कि वह ज्ञान की विद्यमानता तो वहां रहती है, वहां परिपूर्ण रूप से जो मोक्ष की प्राप्ति वो कर रहा है, ज्ञान की जो पर्याय है अर्थात ज्ञान है, वहां निरंतर चल रहा है। शून्यवाद का मतलब ये नहीं है कि एकदम लोप हो गया, यहां से विवेचन किया। शून्यवाद अर्थात जब हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, वहां शून्यवाद यद्यपि बौद्धों का शब्द है, लेकिन इन्होंने आचार्य मुनि पद्म सिंह ने भी इसमें चर्चा की है। इसी तरह से आचार्य श्रुत मुनि ने आश्रव त्रिभंगी
भाव त्रिभंगी, परमागम सार, इसमें सभी में परमागम सार में भी 7 तत्वों की चर्चा है, आश्रव त्रिभंगी और भाव त्रिभंगी। आगे बढ़ाना इसको। पापा आप तो मुझे वो किताब लिया, बाल बहुत काटने वाला है। ऋषभ, हेलो, जी कर नहीं रही क्या? एक मिनट मैं फिर से करता हूँ। आप कंटिन्यू रखिए, वो बढ़ा लेंगे जब। अच्छा अच्छा ठीक है। जी अब आ गया? नहीं अभी नहीं आया। सुमन जी आप कंटिन्यू रखिए, वो जब आ जाएगा तब वो। हाँ 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 ये है, और इसके पहले होगा एक और। हाँ हाँ ठीक है ठीक। जो तो पद्म वही आ सिंह की गया मैं ना। चर्चा कर रहा था, इन्होंने एक आगा युग, जो योग शब्द है, योग, योग के लिए विशेष ग्रंथ है ज्ञान सार। ज्ञान सार का मतलब वहां योग ही है कि योग किस तरह से व्यक्ति योगी, जैसे अपन ज्ञानार्णव में चर्चा करते हैं कि योग, वहां क्या योग का माने क्या प्रावधान था, वहां प्राणायाम आदि की चर्चा की। लेकिन कहते हैं ये सभी जो बाह्य में जो क्रियाएं होती हैं, अंत में ये कह दिया कि बाह्य में जो हम प्राणायाम आदि करते हैं वो आत्म शुद्धि के लिए इतने वो कार्यकारी नहीं है। यहाँ पे भी वही, यहाँ योग की चर्चा की, इंगला पिंगला वगैरह की जो चर्चा इन्होंने की है, तो योग की चर्चा जो कहते हैं ना आचार्य हरिभद्र सूरी से जो योग का कहते हैं, योग शब्द उन्होंने दिया, और योग इस शब्द अर्थ में दिया कि जो मोह से छुड़ा करके हमें मोक्ष से जोड़ता है, वास्तव में वो योग है। वहां से जब 8वीं शताब्दी से ये चर्चा आती है तो इन्होंने भी उसी का अनुकरण किया है। लेकिन लाड़सार एक अद्वितीय ग्रंथ है जिसमें योग की परिपूर्णता, मैंने 64 गाथाओं में इन्होंने करीब योग के बारे में, मोक्ष से जो व्यक्ति आत्मा को, जो जीव को मोक्ष से जोड़ता है, वास्तव में वो जो योग है। लेकिन जो मन वचन काय का प्रकंपन योग है, उसकी चर्चा यहाँ उन्होंने नहीं की है। यद्यपि वो अपना प्राचीन, जब हम क्या बोलते हैं, तत्वार सूत्र से लेकर के वही अर्थ योग का लेते थे कि मन वचन काय का जो प्रकंपन है वो वास्तव में योग है, वो आश्रव का कारण आदि है, वो अलग चर्चा है। लेकिन इन्होंने इस योग शब्द के लिए अलग से, योग और ध्यान, इन्होंने एक अलग से अर्थ किया है। हाँ, अब जैसे आचार्य श्रुत मुनि ने आश्रव श्रुतभुंगी लिखा, इनका समय भी 1273 ईस्वी माना जाता है श्रुत मुनि का। आश्रव त्रिभंगी में 62 गाथा में आश्रव के 57 भेदों की चर्चा की है, कसाय आदि की चर्चा की है। इसी तरह से भाव त्रिभंगी में भी 116 गाथाएं हैं जो सिद्धांत भवन में इसकी प्रति मिलती है, और इसमें भी गुणस्थान और मार्गणानुसार की चर्चा की है। परमागम सार में 230 गाथाओं में जो मूल, आपको बता दूं, मूल छपा हुआ है भारतीय इसमें संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के जो शोध विभाग है, वहां से परमागम सार आदरणीय प्रोफेसर गोकुल चंद जी के द्वारा संपादित प्रकाशित है। अब इसके अतिरिक्त और भी आगे चर्चाएं, दुर्गदेव और इसकी में अज्ञान तिलक की ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं, इसमें सैद्धांतिक चर्चा नहीं है। अब जैसे कल्याण लोयणा, ये अजित ब्रह्म जी ने 54 गाथाओं में 16वीं शताब्दी में लिखा। उपदेश रत्न माला नेमीचंद भंडारी ने लिखा। संबोध पंचाशिका कविश्वर गौतम ने 16वीं शताब्दी। संवेद चूड़ामणि, इस पे तो डॉक्टर है प्रोफेसर वीर अनेकान जी ने भी, भाई साहब ने इसका संपादन किया है, संवेग चूड़ामणि का, जो एक इसके अंतर्गत भी, यह भी एक सैद्धांतिक ग्रंथ है। कर लक्षण, यह हमारे हाथों की रेखाओं को बताने वाला, यह भारतीय ज्ञानपीठ से छपा हुआ है। और महाकवि रैदु प्रणीत सिद्धांत सार, रैदु प्रणीत सिद्धांत सार भी, जो जैसे मैंने पहले वित्त सार की चर्चा की कि वो 14वीं 15वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है रैदु का,
जिन्हें प्रोफेसर राजाराम जी ने इस पे काफी रैदू पर विस्तृत काम किया है। वर्तमान में भी आचार्य सुनील सागर जी, आचार्य वसुनंदी जी एवं मुनि प्रणब सागर जी द्वारा शौरसेनी प्राकृत आगम साहित्य का प्रणयन किया जा रहा है। इस तरह से आगम साहित्य का जब हम एक अवलोकन करते हैं, संपूर्ण रूप से हमें किसी न किसी रूप में हमें प्राकृत से ही जोड़ती हैं, प्राकृत के एक विशाल वैभव को बताते हैं। प्राकृत में जीवंतता लाने के लिए हमें इन आगम ग्रंथों का आलोडन, विलोडन और अध्ययन, स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। सभी को सादर प्रणाम। जय जननी। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर सुमत कुमार जी का, जिन्होंने प्राकृत भाषा के भेद किस तरह से बने और आगम में उसका विकास किस तरह से हुआ, किस तरह से अन्य आगमों में और जैन आगम में उसका क्रमशः विकास हुआ, फिर एक एक आगम को लेकर उन्होंने बहुत क्रमिक विकास और एक एक आगम के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण विषय बताए। मैं आगे डॉक्टर अनिकांत जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। मेरे भी इस संबंधी 2-3 कुछ लघु प्रश्न हैं, मैं अनिकांत जी के ऊपर सौंपता हूँ। मेरे विचार से डॉक्टर अनिकांत जी शायद मीटिंग में उपस्थित नहीं है। जी, वीर सागर जी भाई साहब की आज्ञा हो तो कुछ प्रश्न किए जाए अथवा समापन किया जाए। हाँ, पूछिए पूछिए। जी, भाई साहब मेरा एक पहला प्रश्न है। हाँ आपने अर्धमागधी और शौरसेनी जी इनको लेकर आपने ये बताया था कि जो मागधी है वो पूर्व प्रदेश की भाषा रही और जी जी जो शौरसेनी है वो मध्य और पश्चिम प्रदेश की भाषा रही। तो बिल्कुल। क्या इन दोनों भाषाओं में उत्तर और दक्षिण का भी भेद किया जा सकता है? जैसा हम ये कहते हैं कि भद्रभाऊ स्वामी के समय अपने दिगंबर मुनि दक्षिण चले गए थे और हाँ श्वेतांबरों की उत्पत्ति उत्तर में हुई थी, तो क्या इस तरह से भी कहा जा सकता है, उत्तर दक्षिण के भेद से भी? हाँ, उत्तर दक्षिण का भेद तो नहीं मिलता है, लेकिन दक्षिण में यहीं से वो आचार्य गए थे और उन्होंने शौरसेनी इतनी विस्तृत थी उस टाइम, शौरसेनी का प्रचलन इतना था कि वहां दक्षिण में जाकर के भी उन्होंने शौरसेनी प्राकृत में ग्रंथों का लेखन किया। लेकिन जो दक्षिण और सामान्य रूप से तो अभी वर्तमान में अपन कहते हैं ना, ये उत्तर वाले हैं वो दक्षिण वाले हैं, उस टाइम ऐसा विभाजन अपन ने नहीं किया। उसका साहित्य अलग मिलता है, उसकी चर्चा अलग कर सकते हैं, लेकिन जो प्राकृत की है, जो अगर शौरसेनी की चर्चा अगर दक्षिण के माध्यम से करेंगे तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन आचार्य वहां इतने प्रभावित थे शौरसेनी से, शौरसेनी भाषा से, और शौरसेनी को लिखने में इतनी मानव पारंगत थे और दोनों असली में प्रभावित थे शौरसेनी के माध्यम से। इसी कारण से उन विद्वानों ने, आचार्य मनीषियों ने शौरसेनी प्राकृत में ही ग्रंथ लिखा। अपन दक्षिण की प्राकृत सामान्य रूप से अब दक्षिण अभी कह सकते हैं, लेकिन उस टाइम की जब बात करें तो नहीं कह सकते। जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा मेरा एक प्रश्न है कि आपने त्वा प्रत्यय के प्राकृत के प्रयोग बताए थे, तो उसमें जैसे पठितता इस तरह का प्रयोग बताया, तो समय सार की गाथा 1 में एक वंदित्तु शब्द आता है, वंदित्तु, तो वहां वो तू कैसे हो गया? वो वंदितता नहीं होना चाहिए था क्या? अच्छा अच्छा, वो असली में वो छंद की बात है, वहां पे छंद की बात है और मात्रा की बात। आप मात्राओं को काउंटिंग करिए, बंदित्तु है ना, तो वहां जैसे 12 गाथा छंद में 12, 18, 12, 15 गाथाएं मात्राएं होती हैं। वंदित्तु सव्य सिद्धे, इसमें आप गाथा को काउंट करिए, वंदित्तु। एक मिनट, वहां पे छंद की अपेक्षा से तो की जगह तो कर सकते हो। अच्छा, वो छंदानुरोध से इस तरह से हो गया? हाँ हाँ, कर सकते हैं वहां तो। जी जी, ठीक भाई साहब, वो ठीक। मैंने कहा था ना, हेरस्तु की प्रवृत्ति प्राकृत अपने शौरसेनी में बहुत मिलती है। आप भगवती आराधना में देख लिए, बहुत है वहां पे। जी जी, ठीक भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई विद्यार्थी पूछना चाहें? और कोई विद्यार्थी?
हाँ, कोई जिज्ञासा? एक प्रश्न मेरा भी था। हाँ, हाँ, मेरे ये प्रश्न था कि आज भी कोई जगह है जहाँ पर प्राकृत भाषा बोली जाती हो? हाँ, स्थान तो नहीं है, लेकिन बोलते हैं। देखिए, मैं एक चर्चा आपसे कर देना चाहता हूं शेयर। प्राकृत का बोलना और प्राकृत का विकास। देखो, संस्कृत और प्राकृत से जब हम बात चर्चा करते हैं तो संस्कृत तो आचार्य पाणिनि ने उसको एक रूपता दे दी पूरी, लेकिन प्राकृत का प्रवाह एक नदी की तरह निरंतर चलता रहा, है ना। तो प्राकृत जब वो प्रचलन में रही, उसके बाद उसका प्रतिनिधित्व करने वाली अपभ्रंश भाषा आई, और अपभ्रंश भाषा से आधुनिक भाषाएं जितनी, चाहे गुजराती है, हिंदी है, और कन्नड़ है, तमिल है, ये सभी कहीं ना कहीं किसी रूप में उसी विकसित हुई। आप देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास को कोई भी आप देख लीजिए, अकेला जैनों का इतिहास नहीं देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को आप जब देखोगे तो उसका मूल ओरिजिन अपभ्रंश को ही माना जाता है। यहां तक कि मतलब जैनेतर विद्वानों ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी, नामवर सिंह जी आदि ने, सभी ने अपभ्रंश के उद्भव से ही हिंदी को माना है। तो ये प्रवाह जो प्राकृत का था वो रुका नहीं, है ना। तो आज भी हम जो बोलते हैं, अब जैसे देखो, आप प्राकृत कैसे बोलते हैं मैं बताता हूं। आप प्राकृत जो, जैसे आप गांव के हैं, गांव में जो भाषा प्रचलित है वो क्या है, उसका क्या नाम दोगे आप? हिंदी ही नाम देंगे उसका। बुंदेलखंडी। हिंदी तक, हिंदी या जो भी है तो ना किसी रूप में प्राकृत का ही है रूप। अब जैसे बोलते हैं मैं जाता हूं, बोलते ना मैं जाता हूं, इस परिष्कृत संस्कृत हिंदी हो गई। लेकिन हम जा रहे हैं, चलो हम चलते हैं, ऐसे बोल देते ना जल्दी में, चलो अब चलत है, जैसे बोल देते। तो ये क्या है, ये कौन सी जो लोक भाषा है ना, वो प्राकृत है। असली में प्राकृत का ये डेवलपमेंट हुआ है कि प्राकृत पहले प्रचलन में थी, उस टाइम जब लोक भाषा के रूप में प्रचलित थी, वो साहित्य की भाषा बनी। उसके बाद अपभ्रंश युग तक आते आते उसने नामकरण अपभ्रंश ले लिया, और अपभ्रंश के बाद हिंदी, गुजराती, ये सभी भाषाएं, आधुनिक भाषाओं का जो विकास हुआ, वो किसी ने, आप देखो प्राकृत सर्वस्व को आप पढ़िए, इस संबंध में उन्होंने करीब 27 प्रकार की प्राकृतों की चर्चा की है। मार्कंडे का प्राकृत सर्वस्व 16वीं शताब्दी का ग्रंथ व्याकरण है, उसको आप देखोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आज वर्तमान में प्रचलित है वो भी प्राकृत के अंतर्गत ही आती। मेरा अगला प्रश्न ये था कि सिर्फ ये है कि प्रणम्य सागर मुनि प्रणम्य सागर जी, आचार्य सुनील सागर जी भी अभी प्राकृत में ही अपने वो प्रवचन भी करते हैं, उपदेश भी देते हैं उसमें, तो वो भी। लेकिन अभी की प्राकृत, उस टाइम की प्राकृत में थोड़ा प्रचलन में अंतर हो गया है। अभी की जो प्राकृत है आपको हाइब्रिड हिंदी हो गई है। हेलो, हाँ, अभी की जो प्राकृत हो गई ना, वो हाइब्रिड हिंदी प्राकृत हो गई है ना। हिमांशु, अपना दूसरा प्रश्न रखो। हाँ, मेरा अगला प्रश्न ये था कि ये जो प्राकृत भाषा, ये खाली भारत में ही बोली जाती थी या और भी देशों में ये भाषा बोली जाती थी? आता है ना उल्लेख, निया उल्लेख आता है, निया प्रदेश में बोली जाती थी। जो अफगानिस्तान और तुर्किस्तान के बीच का एक प्रदेश है, निया प्रदेश, वहां निया प्राकृत बोली जाती थी। उसका वहां पे ही जो प्राकृत धम्म पद है, प्राकृत धम्म पद है जो, वो वहां से ही मिला था, और मूल में यह पैसाची लिपि में था। और एक पत्र भी हमारे एमए में जब पढ़ता था, आदरणीय प्रोफेसर भट्टाचार्य जी हमें पढ़ाते थे, एक पैसाची में एक पत्र था, वो भी निया प्राकृत का ही, वह एक मतलब निया प्राकृत थी जो पैसाची से प्रभावित थी। वो पत्र हम लोग कोर्स में पढ़ते थे। तो वो निया प्रदेश में भी बोली जाए, अफगानिस्तान और तुर्किस्तान के बीच के निया प्राकृत बोलते हैं। जो मैंने बताया ना, मध्य युग में जो 5 भेद होते हैं, एक आर्ष प्राकृत है, उसमें वे शिलालेखी प्राकृत है, और शिलालेखी के प्राकृत के बाद अश्वघोष के नाटकों की प्राकृत है, उसी में निया प्राकृत है। आर्ष प्राकृत में तो अब मैंने बताया ना, पाली, सौरसेनी और अर्धमागधी आ जाता है। अच्छा, इस संबंध में पाश्चात्य दर्शन भी कोई इस संबंध में पाश्चात्य दर्शन भी कुछ कहते हैं भाषा के संबंध में? कौन? पाश्चात्य दर्शन।
पाश्चात्य दर्शन। हाँ, इस भाषा के बारे में कुछ उनकी कोई किताब या कुछ ऐसा मिलता है? हाँ, पेसेल का है ना, पेसेल जर्मनी पाश्चात्य विद्वान ही है वो। पेसेल। पूरा काम उन्होंने किया है, पूरी अच्छा। व्याकरण लिखी है उन्होंने बिहार भाषा परिषद से प्रकाशित है, हिंदी अनुवाद सहित है वो। उन्होंने पूरा प्राकृत का वैयाकरण उन्होंने अपनी दृष्टि से दी है। उसी में तो मैं बताया था ना कि सौरसेनी और जैन सौरसेनी, महाराष्ट्री और जैन महाराष्ट्री, ऐसे जो भेद किए हैं वो अभी 19वीं शताब्दी में ही पेसेल ने किए। जो जर्मनी के विद्वान थे, वो पाश्चात्य विद्वान है, उन्होंने काम किया काफी। आप देखिए, प्राकृत ज्ञान भारती अवार्ड प्रोफेसर वोली को दिया गया था, वो भी उन्होंने प्राकृत में काम किया है। जो श्रवण बेलगोला से अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान भारती अवार्ड वो पाश्चात्य विद्वानों को दिया, उन्होंने प्राकृत में काम किया। अभी भी एक पिछले साल जो 2017 में वो हुआ था, क्या बोलते हैं, प्राकृत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसमें प्रोफेसर नतालिया आई थी, उन्होंने भी अभी पंचास्ती काय पे काम कर रही हैं। और एक बहुत साल पहले 5-6 साल पहले एक जर्मनी का जर्मन का एक वो था, पंचास्ती काय का वो ट्रांसलेशन जर्मनी में कर, तो ये काम तो कर रहे हैं इस भाषा में, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ये जैसे हाँ, जैसे मैं सुनने में यह आया था कि जो समयसार ग्रंथ था वे मूल में कन्नड़ में लिखा गया था, ऐसा सुनने में नहीं, आया। समयसार नहीं था, वो धवला, वो थे धवला, छठखंडागम धवला थे, वो मूल कन्नड़ लिपि में थे, कन्नड़ भाषा में नहीं थे, कन्नड़ लिपि में थे, ये ध्यान रखना। तो उसको प्राकृत में कन्वर्ट किया गया? नहीं, सुनिए, देखो लिपि और भाषा में आप अंतर समझिए। लिपि कन्नड़ लिपि में था, लेकिन भाषा उसकी प्राकृत थी। अच्छा। हाँ, लिपि कन्नड़ थी लेकिन भाषा प्राकृत थी। उसको छठखंडागम लेखन की जो कथा है वो उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से वो है वर्तमान में भी और पहले भी किस तरह से वो छठखंडागम की प्रतियां यहाँ पे प्रतिलिपि होकर लाई गई। और लाने के बाद आचार्य प्रोफेसर हीरालाल जैन सिद्धांत शास्त्री ने उसका संपादन आदि कार्य, एन उपाध्याय जी पूरी टीम उनकी लगी, उन्होंने उसका संपादन किया, देवनागरी स्क्रिप्ट में उसको बनाया और कितना उसका अनुवाद किया, कितना विशाल काम। आप देखो छठखंडागम और कसाय पहाड़ पर कितने, आप देखो इसके करीब 37-38 वॉल्यूम निकले हुए हैं, करीब 38 वॉल्यूम, जिसमें 16 खंड तो धवला के हैं और जय धवला के करीब इतने ही 17-18 उसके भी हैं, करीब 20 के करीब है। महाधवला भी कितना बड़ा ग्रंथ, कहते ना कि दुनिया की सबसे, आप कहेंगे कितनी बड़ी, सबसे बड़ी टीका 72,000 श्लोक प्रमाण धवला टीका मानेगा, तो 60,000 श्लोक प्रमाण, इतनी बड़ी टीका आपको कहीं देखने में या सुनने में आई हो तो मुझे तो नहीं आई, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई टीका है। माने ये जैनों का वैभव है, हमारे दिगंबर आचार्य का, सौरसेनी का वैभव है, जो 72,000 श्लोक प्रमाण उस सौरसेनी प्राकृत और संस्कृत मिश्रित टीका जो लिखी धबला और जय धबू। ऋषभ आगे, हेलो, और किसी की जिज्ञासा है? कोई विद्यार्थी कुछ पूछना चाहता है? अगर किसी की कोई जिज्ञासा हो तो अभी एक जिज्ञासा हम ले सकते हैं, फिर उसके बाद हम संपन्न करेंगे। हम तो ये चाह रहे थे कि ये जो कक्षा ये और लगे 2 बार और, क्योंकि अभी हमें प्राकृत भाषा सौरसेनी का ही पता चला है, और जो और भी भाषा है जैसे अगधमागधी, उसके बारे में भी हमें पता चले, तो 1-2 कक्षा और होनी चाहिए इसके बारे में, तो ऐसे मेरा निवेदन था। ठीक है, वो करेंगे आगे। अब मैं चाहता हूँ भाई साहब कुछ मार्गदर्शन दें। ऋषभ। हाँ, बहुत बढ़िया बोला सुमित जी ने, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, और मैं अधिक क्या बोलूं, ये बहुत सरल और बहुत ही सबकी और बहुत मानवाधिकारों की भाषा प्राकृत है, और इसको हमको सबको पढ़ने की प्रेरणा आज के व्याख्यान से लेनी चाहिए। आज के व्याख्यान का यही संदेश है,
और न केवल सीखना चाहिए, जैसे हिमांशु ने कहा कि कहीं बोली जाती है क्या, तो हम लोगों को कोई भी भाषा, प्राकृत भाषा के विकास में सबसे बड़ी बाधा मेरे को ये लग रही है कि उसके बोलने वाले, धारा प्रवाह, बात करने वाले। संस्कृत को जब मंडन मिश्र जी आजादी के बाद लेकर आए थे तो यही बात हुई कि भाई इसके वक्ता तैयार करो, और आज ऐसी स्थिति हो गई है, हजारों लोग लगातार संस्कृत में बात करने वाले मिलते हैं। यदि हमको प्राकृत भाषा को ऊंचाइयों पर ले जाना है तो हमें 10, 20, 25, 50 लोग प्राकृत भाषा में भाषण देने वाले भी तैयार करने होंगे। तो और वो हमारे विद्यार्थियों से हम बहुत उम्मीद करते हैं तो वे प्राकृत भाषा सीखें। मैं इसी भावना के साथ, आज का कार्यक्रम बहुत बढ़िया हुआ। सभी श्रोताओं को, विद्यार्थियों को और वक्ता को हार्दिक धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। जय जी। ऋषभ, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब को, जिन्होंने अंतिम बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया। और अंतिम आभार प्रदर्शन के लिए मैं प्रोफेसर अनिकांत जी से निवेदन करूंगा। ऋषभ, कुलदीप जी कुछ कहें तो। जी जी जी, मैं प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप जी से भी निवेदन करूंगा, कृपया व्याख्यान के संबंध में अपने विचार और मार्गदर्शन। प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप। छोटी वाली शॉट जैसे है ना, ये फ्लैट का दिखता है, तो फिर आपको ये देखो ये जींस की जैकेट। हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। आप सभी को जय जिनेंद्र और गुरुजनों को सादर प्रणाम। बहुत अच्छा लगा व्याख्यान सुनकर, अत्यंत सरल, सुबोध और अच्छी शैली में सुमत जी ने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को आप बोलने के लिए मत किया करो, मैं तो आपका विद्यार्थी हूँ और मुझे तो सुनने का ही मौका दिया करो आप। गुरु जी के बोलने के बाद मैं क्या बोलूँगा, ठीक है जी। और बहुत अच्छा लगता है, ये प्रोग्राम होता है तो बड़ी खुशी होती है जी, और ये निरंतर चलता रहे, मेरी तो यही आशा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर कुलदीप जी को अपने आशीर्वचनों के लिए। और अंतिम आभार के लिए मैं प्रोफेसर अनिकांत जी को आमंत्रित करूंगा। प्याय और आभार प्रदर्शन के साथ सभा का समापन करें। आज बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे अनुज डॉक्टर सुमत कुमार जैन, जो कि बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी रहे हैं अपने समय में, और आपने अभी आरंभ में परिचय प्राप्त किया। मैं विशेष क्या कहूँ, आपने अपना जीवन पूरा प्राकृत भाषा और साहित्य के लिए समर्पित कर रखा है। और आज ऐसे बहुत कम लोग हैं जो रात दिन प्राकृत के बारे में ही सोचते हैं, के बारे में ही संपादन लेखन करते रहते हैं। और वर्तमान में अनेक पांडुलिपियों का भी संपादन आपने किया है। आपने वरांगचरी अपभ्रंश की कृति का भी संपादन किया, जिसपे आपको महावीर पुरस्कार ये अपभ्रंश साहित्य अकादमी जैन विद्या संस्थान ने दिया था। तो हम लोग आज बहुत प्रसन्न हैं, और हमारे सभी विद्यार्थी, आपने बहुत ही सहज, सरल, सुबोध भाषा में एक व्यवस्थित क्रम से, आज मैं समझता हूँ कि 1-1.5 घंटे में इतना व्यापक परिचय शौरसेनी भाषा का, प्राकृत का और उनके आगमों का संक्षेप में प्रस्तुत कर देना भी एक बहुत बड़ी कला है। उन्होंने बहुत पीपीटी के माध्यम से सरल तरीके से हम सभी को यहाँ पर मार्गदर्शन दिया। और हम अपेक्षा करते हैं अपने सभी विद्यार्थियों से कि वो जैसे दर्शन में रुचि रखते हैं, उसी तरह जिस भाषा में हमारे दर्शन लिखा हुआ है, उस भाषा को भी उतने ही महत्व देंगे और उस भाषा का अभ्यास करेंगे, ताकि हमें आगम का जो गूढ़ अर्थ है वो समझने में भाषा के कारण कोई दिक्कत ना हो।
मैं अपेक्षा करता हूं। और सभी श्रोताओं को, सभी अध्यापकों को, आदरणीय अध्यक्ष महोदय को और कुलदीप जी को, ऋषभ जी को और सभी हमारे जितने भी लोग जुड़े थे, उन सबको धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर ज्योति बाबू जैन भी जुड़े हैं, मैंने अभी देखा उनको, वो भी पधारे, उनको भी बहुत धन्यवाद। हमारे विद्यापीठ के अलावा अन्य जितने भी हमारे विद्यार्थी जुड़े हैं के, उदयपुर के, मैं उन सब का भी यहाँ अभिनंदन करता हूँ। आप सभी ने इस संगोष्ठी में सहभागिता दी। अब आगे हम लोग डॉक्टर ज्योति बाबू को भी सुनेंगे, उनसे मैं चर्चा करूंगा, उनका भी एक व्याख्यान रहेगा। हम लोग का प्रयास है कि हमारे जितने युवा मनीषी इस समय काम कर रहे हैं, उन सब से आपका परिचय हो, उनका ज्ञान और अनुभव हमको मिले। मैं आप सभी को पुनः पुनः धन्यवाद देता हुआ आज अपनी यही वाणी को विराम देता हूं। हम लोग फिर किसी अन्य दिन, अन्य तारीख पर इसी समय उपस्थित होंगे और पुनः किसी नए विषय के साथ, नए वक्ता के साथ चर्चा करेंगे। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सादर धन्यवाद भाई साहब, आपने हमें समय दिया इतना। आपका आभार। हाँ जय भाई साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। और अच्छी जानकारी, क्वेश्चन भी अच्छे किए, क्वेश्चन शानदार लगे। संतोष जी, जय जिनेंद्र। संतोष जी, जय जिनेंद्र। अच्छा लग रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए तो। अनम्यूट करिए आप अपने आप को। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। देखिए अब अकेले वही बचे, आप बात कर लो अपन दोनों। ये एक लाल रंग का वो माइक जैसा लगा होगा, उसको दबा दीजिए। नीचे की तरफ होगा, स्क्रीन दबाओ एक बार। एक बार स्क्रीन पर प्रेस करिए, उसमें अचानक आ जाएगा वो बटन, क्योंकि म्यूट दिख रहा है आपका।